हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया, उससे पहले उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसको रदरफोर्ड के श्रवण पत्र प्रयोग के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड का श्रवण पत्र प्रयोग। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल 1911 में दिया था। प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। जो श्रवण पत्र प्रयोग है ये भी इन्होंने 1911 में ही किया और अपना मॉडल भी 1911 में ही प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनका जो श्रवण पत्र प्रयोग क्या है। अपने प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली। सोने की पतली पन्नी जिसका साइज या जिसकी मोटाई 10 की घात -7 मीटर, या हम इसको ऐसे बोले 100 नैनोमीटर के बराबर थी। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी ही इसलिए चुनी क्योंकि सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है जिसकी बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है। तो सोने की पतली पन्नी ले ली। अब हम इसके प्रयोग को देखें तो जैसे मान लें कि ये सोने की पन्नी है जिसकी मोटाई 10 की घात -7 मीटर है। अब इस पन्नी के चारों तरफ इन्होंने एक वर्ताकार पर्दा रखा और इस पर्दे के ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। पर्दे के ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप लगाया, ZnS। लेप इसलिए लगाया ताकि जब एल्फा कण या हीलियम के नाभिक इस पन्नी से गुजर के इस पर्दे पर जहां पर भी जाके टकराएंगे वहां स्फुरदीप्ति यानी चमक उत्पन्न होगी, जिससे रदरफोर्ड को ये पता चल जाएगा कि एल्फा कणों की दिशा क्या है। तो जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार पर्दा रख दिया और फिर इस पन्नी पर इन्होंने एल्फा कणों की बौछार करवाई। एल्फा कण या हीलियम के नाभिक, इनकी बौछार इस पन्नी पे करवाई। तो कुछ प्रेक्षण उनके सामने आए और वो प्रेक्षण अपन यहाँ देखते हैं कि क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए। जिसमें पहला प्रेक्षण ये है कि जब एल्फा कण इस पन्नी के ऊपर डाले गए या उनकी बमबारी करवाई गई तो अधिकांश एल्फा कण इस सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। इस प्रकार से अधिकांश एल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ये पहला प्रेक्षण था। यहां लिखें अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए। सीधे निकल गए। उसके बाद इन्होंने देखा कुछ एल्फा कण कुछ डिग्री से विक्षेपित हुए। जैसे ये एल्फा कण सीधा न जाके अपने पथ से विचलित हो गया। इसी प्रकार एक इधर दर्शाए, यहाँ से ये एल्फा कण है, ये भी सीधा न जाके अपने पथ से विचलित हो गया। कुछ एल्फा कण कुछ डिग्री से विक्षेपित हुए, ये दूसरा प्रेक्षण था। कुछ एल्फा कण कुछ डिग्री पर विक्षेपित हो गए। अर्थात वो सीधे नहीं गए। और तीसरा प्रेक्षण जिसने इनको काफी अचंभित कर दिया और वो ये था कि 20,000 में से एक एल्फा कण उसी मार्ग पे वापस लौट आया। अर्थात 180 डिग्री के कोण पे एक एल्फा कण है वो वापस लौट आया।
तो ये तीसरा निष्कर्ष था। तीसरा परीक्षण था 20,000 एल्फा कणों में से एक कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ। 20,000 कणों में से एक एल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ। तो ये 3 परीक्षण उन्होंने प्राप्त किए जब सोने की पन्नी पे एल्फा कणों की बमबारी करवाई। अब इन परीक्षणों के आधार पे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। इन परीक्षणों के आधार पे जो निकाले गए निष्कर्ष है उनमें देखें, पहला परीक्षण ये था कि अधिकांश एल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। इसका मतलब इससे इन्होंने ये जाहिर किया, पहला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला व आवेशहीन होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला व आवेशहीन होता है। दूसरा परीक्षण ये था, कुछ कण कुछ डिग्री पर विक्षेपित हुए। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर कहीं पर कोई ऐसा भाग है जो धनावेशित है। उस धनावेशित भाग ने इन एल्फा कणों के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाया। तो दूसरा निष्कर्ष देखें, दूसरा इधर लिख रहा हूं, नंबर 2, कि परमाणु के अंदर कुछ भाग धनावेशित होता है। परमाणु के अंदर कुछ भाग धनावेशित होता है जिसने एल्फा कणों के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाया, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए कुछ एल्फा कण प्रतिकर्षण बल लगने के कारण अपने पथ से विचलित हो गए, अर्थात वो कुछ डिग्री कोण पर विक्षेपित हुए, वो सीधे नहीं गए। तीसरा, 20,000 एल्फा कणों में से एक एल्फा कण 180 डिग्री कोण पे विक्षेपित हुआ, अर्थात वो उसी मार्ग पे वापस लौट आया। ये जो प्रेक्षण है इसने रदरफोर्ड को अचंभित कर दिया और इन्होंने इसकी तुलना एक 14 इंच के तोप के गोले को जब एक टिश्यू पेपर के ऊपर फेंका जाता है और वो उस टिश्यू पेपर से टकराकर वापस फेंकने वाले की तरफ ही आ जाए, है ना, काफी आश्चर्यजनक बात। तो ऐसा ही कुछ इस तीसरे परीक्षण ने रदरफोर्ड को अचंभित कर दिया। तीसरे परीक्षण के आधार पे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर जो धनावेश होता है उसकी जो मात्रा है परमाणु के कुल आयतन की तुलना में काफी कम होती है। धनावेशित भाग का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में काफी कम होता है। ये तीसरे परीक्षण के आधार पे तीसरा निष्कर्ष निकाला। इन्होंने ये बताया कि जो धनावेशित भाग जिसको बोला जाता है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की है। तो नाभिक का जो साइज है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु का साइज होता है 10⁻−10 मीटर। तो धनावेशित भाग का आयतन अर्थात नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में काफी कम होता है। तो ये 3 परीक्षणों के आधार पे इन्होंने अपने प्रयोग के 3 निष्कर्ष निकाले और इन निष्कर्षों के आधार पे फिर इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके लिए हमने श्रवण पत्र प्रयोग देख लिया है। इस प्रयोग पे जो परीक्षण किए, परीक्षणों से निष्कर्ष निकाले
और उन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो इनके मॉडल की विशेषताएं देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या विशेषताएं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विशेषताएं देखते हैं। इसमें पहली विशेषता, प्रयोग के आधार पर इन्होंने पहला निष्कर्ष ये निकाला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता। फिर बाकी जो निष्कर्ष थे उनमें ये बताया गया कि परमाणु के अंदर धनावेश एक जगह केंद्रित होता है। तो उसी आधार पे पहली विशेषता ये लेते हैं कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान एक जगह केंद्रित होता है, एक जगह केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। जैसे ये है नाभिक, इसी में परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है। क्योंकि जब इन्होंने अपना मॉडल दिया था उस समय न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो धनावेश यानी यहाँ केवल प्रोटॉन ही माना जाता था कि परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन पाया जाता है। उसने इस समय न्यूट्रॉन के बारे में कोई खोज नहीं हुई थी। दूसरी विशेषता, इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पे गति करते हैं और इन वर्ताकार पथों को कक्षा कहा जाता है। तो दूसरी विशेषता है इनके मॉडल की, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पर, वर्ताकार पथ पर गति करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। तीसरी विशेषता देखें। तीसरी विशेषता ये बताइए कि परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। संख्या बराबर होने के कारण वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, क्योंकि दोनों पे अलग अलग आवेश होता है, तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करेंगे। इसका मतलब परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है। ये थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विशेषताएं। अब इनके मॉडल की कुछ कमियां भी रही, जिस कारण इनका मॉडल है वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। इनके मॉडल की कुछ कमियां हैं, तो कमियां देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां रही। कमियां, पहली कमी ये रही कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, अर्थात रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि परमाणु किस प्रकार से स्थायित्व को प्राप्त करता है या वो स्थायी होने के लिए क्या प्रयास करता है, उनके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो ये इनके मॉडल की पहली कमी थी। दूसरी कमी, परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन संरचना को भी ये स्पष्ट नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाए। ये रही इनके मॉडल की दूसरी कमी। तीसरी कमी, मैक्सवेल का सिद्धांत था कि जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में गति करेगा तो उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऊर्जा लगातार कम होने के कारण वो अंत में नाभिक में आके गिर जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो इस बात की जानकारी या इस बात के बारे में भी रदरफोर्ड कुछ नहीं बता पाए। तीसरी कमी ये थी
कि वर्ताकार कक्षा में गति करता हुआ, वर्ताकार कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो वह अंत में नाभिक में आकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया। इसके अलावा एक कमी और देखें तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की जानकारी भी ये नहीं दे पाए। इलेक्ट्रॉन की संख्या की जानकारी नहीं दे पाए। तो ये कुछ इनके मॉडल की कमियां रही, जिस कारण रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्वीकार नहीं किया गया। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सी बातें आपको यहाँ से सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।